एक बार पुनः स्वागत है आपका साधना कैरियर पॉइंट में। अभी हम समास पर बात कर रहे थे और समास में हमने बात की, समास के बारे में जाना। समास में हमने द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास के बारे में अभी तक हम पढ़ चुके हैं। आगे हम बात करेंगे इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले समास पे। अगला समास है हमारा अव्ययीभाव समास। तो समझते हैं कि अव्ययीभाव समास में क्या होता है। तो अव्ययीभाव वाले समास को समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि अव्ययीभाव समास में होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, क्या कहते हैं, किसे कहते हैं अव्ययीभाव समास। तो समास की जब हम वेद पढ़ रहे थे तो हमने एक बात की थी कि जिस समास में प्रथम पद प्रधान हो, जिस समास में प्रथम पद प्रधान हो, उसे उस श्रेणी में हम अव्ययीभाव समास को रखते हैं। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहली बात इसमें हुई कि प्रथम पद, इसमें प्रथम पद इसका महत्वपूर्ण होगा, प्रथम पद महत्वपूर्ण हो, प्रथम पद प्रधान हो। तो ये शब्द इसमें ध्यान रखेंगे कि अव्ययीभाव में प्रथम पद जो होगा वो प्रधान होगा। दूसरी चीज एक इसमें याद रखेंगे कि जो इसमें प्रथम पद होगा वो प्रथम पद अव्यय होगा। क्या होगा? अव्यय होगा। और ये अव्यय जो होगा यानी किसी शब्द के मूल शब्द के शुरू में कोई भी उपसर्ग जुड़कर ये शब्द बनते हैं ज्यादातर। और तीसरी चीज में और याद रखेंगे हम इसमें कि ये जो अव्यय शब्द बनेगा इससे, ये वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करेगा, क्रिया विशेषण की तरह काम करेगा वाक्य में। इतना चीजों को हम ध्यान इसको रखेंगे इसमें। तो अब देखते हैं सबसे, लेकिन हमें यहाँ पर सबसे पहले तो पहचान करनी कि अव्ययीभाव समास होता क्या है। तो यहाँ पर हम बात रखेंगे कि समझेंगे शब्दों के हिसाब से कि अव्ययीभाव समास क्या होता है। तो कुछ शब्द जैसे हमने कहा था कि प्रथम पद प्रधान होता है, तो इसमें शुरू में उपसर्ग शब्द जुड़ता है, ज्यादातर इसके शब्द में जुड़ जाते हैं। जैसे एक शब्द मैंने लिया, ध्यान में रखेंगे, आजन्म। अब यहाँ पर आ शब्द पे आपका फोकस ज्यादा रहेगा। आजन्म, जन्म यानी जन्म, आजन्म का मतलब क्या हुआ? जन्म, जन्म भर, जन्म से, ठीक है, आजन्म, जन्म तक या जन्म भर, ठीक है, पूरे जन्म की अगर हम बात करेंगे तो ये आजन्म होगा। आजन्म मतलब पूरे जन्म तक, पूरे जन्म यानी मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक ये आजन्म कहलाएगा। और ये सब चीजें आपकी क्या कहलाएंगी, ये आपकी अव्ययीभाव समास में आ जाएगा। तो इसमें पहला शब्द जो अ है वो एक उपसर्ग के रूप में इसमें जुड़ेगा, अव्यय के रूप में इसमें जुड़ जाएगा। और दूसरी शब्द इसमें और क्या शब्द हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा प्रति, प्रति शब्द जुड़ जाएगा, तो इससे शब्द बन जाएगा प्रतिदिन। यहां पर प्रति शब्द पर आपका फोकस ज्यादा रहेगा, प्रथम शब्द पर आप अधिक ध्यान दोगे। यथाशक्ति, यथा शब्द पर आप ध्यान दोगे कि यथा, यथा शक्ति। तो यहां पर आप ध्यान दे रहे हो कि यथा, जिन शब्द वाक्यों में ऐसे शब्द यथा शब्द जुड़ जाए, जिन शब्दों में यथा शब्द जोड़कर कोई नया शब्द बनाया जाए, तो वहां पर अव्ययीभाव समास होगा, क्योंकि यथा जो है अव्यय के रूप में यहां पर काम करेगा, ठीक है। और कहीं पर यथा शक्ति, यथा विधि, ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। भर शब्द यहां पर आ जाए, भर पेट, भर पेट आ गया, तो यहाँ भर शब्द पर आप ज्यादा ध्यान दोगे, यानी पेट भर लेता, पेट भर का, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रथम पद, इसमें प्रथम शब्द जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जा रहा है इसमें। कभी कभी क्या होता है, कुछ शब्दों की रिपीटेशन से भी अव्यय का काम करते हैं। जैसे हमने कहा दिनों दिन, तो यहां पर दिनों दिन, ये दिनों जो शब्द आ रहा है, दिनों दिन, तो ये दिनों शब्द जो हो रहा है एक अव्यय की तरह काम करता है। रातों रात, यहां सब बातों बातों में, बातों बात, तो यहां पर शब्द, जहां पर शब्दों का रिपीटेशन होता है वहां पर प्रथम शब्द जो होता है
वो एक अव्यय की तरह काम करने लगता है और ये शब्द ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी प्रथम शब्द पे यहाँ पर भी हम अधिक ध्यान देंगे। तो अव्ययीभाव समास में हम देखेंगे कि प्रथम पद इसमें जो होता है वो अव्यय की तरह आता है, अव्यय के रूप में आता है और अव्यय के साथ साथ वो एक नया शब्द जो बनाता है वो अलग तरह से अर्थ देने लगता है। तो कुछ शब्दों पे हम इसमें ध्यान रखेंगे, जैसे यथा, प्रति, भर, आ, इस तरह के कुछ उपसर्ग उसमें जुड़कर एक नए शब्द को बनाएंगे। शब्द का रिपीटेशन में कुछ शब्द आ जाएंगे, जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे। तो मैंने क्या कहा था, एक शुरू में एक बात हमने आपको बताई कि जब ये शब्द जो बनेंगे, जो ये अव्ययीभाव समास बनेंगे, ये अव्यय की तरह काम करेंगे। और अव्यय में हमने बात, 4 तरह के अव्यय की हमने बात करी थी, जिसमें क्रिया विशेषण वगैरह सब आते थे। तो ये जो है क्रिया की विशेषता के तरह काम आएंगे धीरे धीरे। जैसे जब आप इसको वाक्य में प्रयोग करोगे, वह धीरे धीरे चलता है, राम धीरे धीरे चलता है, राम धीरे धीरे चल रहा है। तो धीरे धीरे सब चलने की विशेषता बता रहा है, यानी क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो यहां पर जब ये शब्द जो होते हैं अव्ययीभाव शब्द, ये अव्ययीभाव समास जो होते हैं, ये जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो ये क्रिया विशेषण की तरह काम करने लगते हैं, क्रिया विशेषण की तरह काम करने लगते हैं। तो अव्ययीभाव समास में हमने सबसे महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा इसमें ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आने वाली, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। कभी कभी क्वेश्चन में सीधे से पूछ लेगा कि वह समास जिसमें प्रथम पद प्रधान हो क्या कहलाता है, तो उसे हम कहते हैं अव्ययीभाव समास। इसमें प्रथम पद अव्यय की तरह कार्य करता है, ठीक है। तो ये इसमें हो गया। अगले हम बात करते हैं, तो ये आप समझ पाओगे आसानी से कि ये अव्ययीभाव समास है। दूसरी तरफ हम इसमें अव्यय बात करते हैं, तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास, देखो तत्पुरुष समास हमने एक बात की थी कि तत्पुरुष समास में क्या होता है, जिसमें उत्तर पद प्रधान हो, जिसमें उत्तर पद का मतलब अंतिम पद प्रधान हो। जिस शब्द का जिस समास में अंतिम पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है, उसको हम कहते हैं तत्पुरुष समास। और इस तत्पुरुष समास में हमने 2 भाग बांटे थे, नंबर 1 कर्मधारय समास और नंबर 2 इसमें द्विगु समास को भी इसके श्रेणी में रखा था। लेकिन जब हम तत्पुरुष समास की बात करते हैं, तो तत्पुरुष समास में आपको एक चीज को याद रखनी थी। सबसे पहले तो बात ये याद रखो, तत्पुरुष समास में सबसे पहली चीज याद रखो आप तत्पुरुष समास में क्या, कि उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान, उत्तर का मतलब बाद का, अंतिम पद। उत्तर का मतलब क्या होता है, अंतिम पद। उत्तर पद किसे कहते हैं, अंतिम पद, यानी इसमें अंतिम पद। उत्तर पद का मतलब क्या होता है, अंतिम। उत्तर का मतलब क्या हो गया, उत्तर पद यानी अंतिम पद जो होता है उसका वो प्रधान होता है, इसमें उस पर ज्यादा फोकस रहता है। और दूसरी चीज इसमें और ये होती है, एक चीज और याद रखेंगे कि इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। कारक चिन्हों का लोप होता है। कारक चिन्हों की अगर हम बात करें तो भी कारक चिन्ह 8 तरह के कारकों की हमने बात की थी। तो जब हम तत्पुरुष समास के विभेद की बात करेंगे तो उसमें जिस तरह का कारक चिन्ह प्रयोग होगा वो उस तरह के तत्पुरुष समास कहलाएगा। मान लो उसमें कर्ता कारक अगर प्रयोग हो रहा है तो कर्ता तत्पुरुष कहलाएगा, और अगर उसमें कर्म का प्रयोग हो रहा है तो कर्म तत्पुरुष कहलाएगा, करण का प्रयोग हो रहा है तो करण तत्पुरुष कहलाएगा, संप्रदान का हो रहा है तो संप्रदान कहलाएगा, अपादान का हो रहा है तो अपान। तो जिस तरह का उसमें कारक का प्रयोग होगा वो उस तरह की श्रेणी में उसको हम शामिल कर लेंगे। तो ये है, तो इसमें बहुत ज्यादा इसका नहीं है। तो इसमें आप कुछ नहीं ध्यान रखोगे, तत्पुरुष समास के भेद की जब बात करोगे तो आप सिर्फ कारक पढ़ लेना। कारक में आपको ध्यान देना है कि वो किस तरह के कारक का प्रयोग इसमें हो रहा है। तो जिस कारक चिन्ह का प्रयोग होगा वह
कारक चिन्ह का आप ध्यान रखोगे उस पद समस्त पद में, और उसी के अनुसार उस तत्पुरुष समास को श्रेणी में रख देंगे हम। तो इसमें अलग से आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ इतना पहले तत्पुरुष समास होता है सर, तो जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में, और कारक चिन्हों का इसमें लोप होता है। जैसे एक शब्द हमने कहा चिड़ी मार, अब इसको समझेंगे। जैसे एक शब्द कहा चिड़ी मार, अब चिड़ी मार किसी ने, चिड़ी मार यानी चिड़िया को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला। तो चिड़ी मार एक समस्त पद है, इसको जब हम विग्रह करेंगे तो चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला। यहां पर आप ज्यादा ध्यान दोगे तो ये मार शब्द यानी उत्तर पद, इस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, चिड़ियों को मारने वाला। तो चिड़ियों को मारने वाला ये हम यहाँ पर इसको मार रहे हैं, उत्तर पद पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं। तो अब यहां पर आप देखोगे को, चिड़ियों को मारने वाला, तो को आ गया, तो अब आप आसानी से समझ जाओगे कि यहाँ को किसका चिन्ह है भाई, कर्म का। तो अब आप आसानी से समझ जाओगे ये कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा यहाँ पर। तो इसी तरह से हम उसको अलग अलग बांटेंगे। अब जैसे मैंने शब्द और बताया, जैसे मैंने कहा रसोई है, तो रसोई घर में क्या होता है, जब आप इसका विग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा, रसोई के लिए घर। अब यहाँ के लिए क्या पता है, संप्रदान में। तो जब आप यहाँ पर देखोगे कि संप्रदान कारक चिन्ह हो रहा है, तो इसको हम जब तत्पुरुष श्रेणी में रखेंगे तो क्या कहेंगे, कहेंगे संप्रदान तत्पुरुष। तो चिड़ी मार यदि तत्पुरुष तो है ही, क्योंकि यहाँ पर कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। कारक चिन्ह यहाँ पर आ रहा है रसोई घर के लिए, यदि कारक चिन्ह का ये इस कारक चिन्ह का उसने लोप कर दिया, रसोई और घर को जोड़कर रसोई घर लिख दिया, लेकिन ठीक है, कारक चिन्ह पूर्ण रूप से हटा दिया। अब जब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, रसोई के लिए घर, अभी के लिए का लोप हो गया, रसोई और घर को रसोई घर लिख दिया यहाँ से, ये समस्त पद हो गया इसका। रसोई घर के लिए घर नहीं रसोई घर, ये इसको शॉर्ट कर दिया, संक्षिप्त कर दिया। तो जब शब्दों को हम संक्षिप्त कर देते हैं तो संक्षिप्तीकरण तो समास है। तो यहाँ पर इसने देखा कि रसोई घर जो शब्द है इसमें के लिए शब्द का लोप हुआ है, यानी के लिए कारक का लोप हुआ है, और ये के लिए कारक जो होता है वो संप्रदान कारक में आता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप अपादान में देख लोगे, जैसे धन ही, धन से ही, धन का अभाव जिसके पास हो, यानी कमी। तो कमी या अभाव किस में दिखाते हैं, अपादान में। ठीक है, अभाव की बात किसमें हो जाएगी, अपादान में। तो यहाँ अपादान कारक हो जाएगा, धन से ही, से आ गया, से का लोप हो गया। तो इस तरह से जब आप इसको कारक चिन्हों का जो आपने पढ़ रखा है, तो बहुत इसमें अलग से ध्यान नहीं देनी है, सिर्फ कारक चिन्हों को आपको ध्यान में रखना है, और आप इसमें इसको कर पाओगे आसानी से। कभी और शब्द मिल जाएंगे, जैसे रेल यात्रा। अब जब कोई साधन के रूप में यूज हो जाए, जैसे आप रेल यात्रा आपने लिखा, रेल यात्रा, तो क्या रेल द्वारा यात्रा किया, रेल द्वारा यात्रा या रेल से यात्रा, दोनों ही शब्द हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर से भी लिखोगे तो भी रेल यात्रा या से या द्वारा ऐसे शब्द आ जाए। लेकिन यहाँ पर रेल साधन के रूप में यूज हो रही है। जब साधन के रूप में यूज होती है तो साधन किसके लिए बताते हैं, साधन हम दिखाते हैं करण तत्पुरुष में आता है, करण कारक में आता है, करण कारक में। अब जब रेल यात्रा यानी रेल द्वारा यात्रा, रेल साधन के रूप में यूज हो रही है, तो यहाँ पर द्वारा शब्द का द्वारा कारक का लोप हुआ है, यानी द्वारा किसके लिए आ रहा है, द्वारा आ रहा है हमारा किसमें, करण तत्पुरुष में, करण कारक में। तो ये करण तत्पुरुष रेल यात्रा में हमारा करण तत्पुरुष हो जाएगा। तो तत्पुरुष समास इन सब में मिल रहा है, लेकिन कौन सा तत्पुरुष है ये भी आप आसानी से इसमें समझ पाओगे कि इसमें कौन सा तत्पुरुष समास आपको देखने को मिल रहा है। ऐसे राजपुत्र, मैंने कहा राजपुत्र, काकी के, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। अब का आ गया, का, की, के, रा, री, रे, ये जहां पर आते हैं तो ये किसके कहता है, संबंध का, उसको दिखाता है, संबंध को दिखाता है। तो राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, यानी राजा से उसका संबंध को दिखा रहा है। तो कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा, संबंध दिखा रहा है, यानी संबंध तत्पुरुष।
तो कारक चिन्हों को बस पहचानना है। कारक चिन्हों को अगर आप पहचान गए कि किस तरह के कारक चिन्ह का इसमें लोप हुआ है, उसी तरह उस श्रेणी के का तत्पुरुष हो जाएगा। इसमें राजा का पुत्र, का किसका है? राजा का की के रारी रे, ये शब्द किसमें आते हैं? संबंध में, संबंध कारक में। अब संबंध कारक का चिन्ह का लोप हो रहा है यहाँ पर, तो ये जो तत्पुरुष समास बनेगा राजपुत्र, यानी इसमें कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, तत्पुरुष समास है, ये तो बात क्लियर है। लेकिन कौन सा तत्पुरुष समास है? तो इसमें हम देख रहे हैं कि भी संबंध तत्पुरुष कारक का लोप हो रहा है, यानी ये राजपुत्र में राजा का पुत्र यानी का संबंध को दिखा रहा है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। इसी तरह से हम बात करें कई कि भाई कोई जलमग्न, जलमग्न। अब जलमग्न का मतलब क्या हो जाएगा? जल में मग्न, जल में मग्न, में शब्द का लोप हो गया, यानी जल में किसी चीज में के बारे में बताए, उसके आधार के बारे में जब बताए कि उसका आधार क्या है, जल में, पर, में, पर, ये जहां पर आते हैं तो ये किसके होते हैं? अधिकरण कारक के। तो जलमग्न यानी जल में मग्न, तो में कारक का और में और पर किसमें आते हैं? अधिकरण कारक में, तो अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसी तरह के और हम चीजों को लेंगे तो वो इसमें आते चले, इसमें आपकी तरह से समझ लेंगे हम इसको कि भी कौन सा तत्पुरुष समास इसमें हो रहा है। तो तत्पुरुष समास में आपको इतना ध्यान रखना है कि कारक चिन्हों का लोप होता है, जैसे चिड़ी मार, इसमें आपने देखा कि को का लोप होता जा रहा है। रसोई घर, केरी, ये कारक का लोप हुआ। धनहीन, शेर कारक का लोप हुआ। रेल यात्रा, द्वारा, एक हमारा जो कारक चिन्ह था इसका लोप हुआ। राजपुत्र का कारक चिन्ह इसका लोप करके राजपुत्र बनाया। राजा का पुत्र, का लोप हो गया, राजपुत्र बन गया, तो यहाँ का लोप हो गया। ये देखते हैं, तो यहाँ पर कारक चिन्हों का लोप होता है, कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, वो तत्पुरुष समास की श्रेणी में आ जाते हैं। तो अच्छी तरह से हम समझ पाएंगे कि तत्पुरुष समास क्या होता है। तत्पुरुष समास में आपको याद रखना है कि तत्पुरुष समास में किस चिन्ह का लोप होता है? कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होकर एक समासिक पद जो बन जाता है वो तत्पुरुष समास कहलाएगा। तो समास तत्पुरुष समास तक हम समझ में आए, हमारा आ चुका है। अब हम इसके दोनों जो अन्य तरह के भेद हैं उसमें हम बात करेंगे द्विगु समास की और कर्मधारय समास। द्विगु समास, तो हम कर्मधारय समास को ले लेते हैं। द्विगु समास को समझ लेते हैं पहले। द्विगु समास में पहला शब्द देखें द्वि यानी संख्यावाचक है, तो इस समास में जो है संख्यावाचक, पहला पद संख्यावाचक मिलेगा। तो इसमें दो चीजें आपको प्रथम रूप से याद रखनी है कि प्रथम पद संख्यावाचक होगा, संख्यावाचक होगा। दूसरी चीज ये रखनी है कि उत्तर पद प्रधान होगा। द्विगु समास और कर्मधारय समास दोनों है, तो इसमें क्या हो जाएगा? उत्तर पद प्रधान है। ये दो चीजें बस याद रखनी है। उदाहरण हम देख लेंगे द्विगु समास के, जैसे मैंने कहा नवरत्न, नवरत्न, नौ मतलब संख्या को दिखा रहा है, रत्न, तो यहाँ पहला शब्द क्योंकि संख्यावाचक होता है, प्रथम पद संख्यावाचक होता है, तो क्योंकि प्रथम पद के बारे में पहले से ही पता होता है इसलिए इसमें उत्तर पद प्रधान हो जाता है। क्योंकि पहला पद तो हमें पता ही रहता है कि इसमें संख्यावाचक होगा, इसलिए उत्तर पद पे हमें ज्यादा फोकस करना होता है, इसलिए हम इसमें कहेंगे कि उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, जैसे नवरत्न, नवरत्नों का समूह, नौ रत्नों का समूह, त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह, तीन भुजाओं का समूह।
पंचभुज हो जाएगा, 5 भुजाओं का समूह। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि जो पहला शब्द इसमें आ रहा है, पहला पद जो हो रहा है वो संख्या वाचक है। दूसरा पद इसमें प्रधान हो जाता है, जैसे रत्न, भुज यानी भुजा, भुज। तो इस शब्द में, इसमें हम दूसरे शब्द पे ज्यादा ध्यान देते हैं। पहला शब्द हमें ऑलरेडी पता होता है कि संख्यावाचक होगा इसमें। इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। षटभुज, ठीक है। तो ये सब द्विगु समास की श्रेणी में आ जाएंगे। तो द्विगु समास को समझना बहुत आसान हो जाएगा आपको कि जिसमें प्रथम पद संख्यावाचक हो। अब हम बात करते हैं अंत में इसमें कर्मधारय समास की। एक समास हमारा बचा है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास किसे कहेंगे? तो कर्मधारय समास को एक बार और समझ लेते हैं। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास से कहेंगे। थोड़ा समझते चलते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के बारे में हमने बात करी। देखो, जब हमने तत्पुरुष समास को 2 भागों में बांटा, एक द्विगु समास और एक कर्मधारय समास, तो यहां पर आपको यह ध्यान भी रखना होगा कि कर्मधारय समास में भी क्या होता है कि उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें भी क्या होता है? इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है। इसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध हो सकता है, विशेषण प्लस विशेष्य का संबंध हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि विशेष्य पहले आ जाए और विशेषण बाद में आए। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों जगह विशेषण हो। विशेषण प्लस विशेषण का संबंध भी आपको देखने को मिल सकता है इसमें। ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। कैसे? पहली चीज की हम बात करें कि विशेषण और विशेष्य का संबंध कहां पर देखने को मिलेगा। आप इसको फोकस करिए, विशेषण और विशेष्य का संबंध कहां देखने को मिलेगा। जैसे मैंने कहा नील कमल, एक शब्द लिया, देखो नील कमल, ठीक है। तो नील कमल की जब मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा कि कमल की विशेषता क्या है कि वो नीला है। कमल की विशेषता क्या है कि वो नीला है। तो जहां पर किसी उसकी विशेषता बता दी जाए, नील कमल नीला है, कमल की विशेषता क्या है कि वो नीला है। तो यहां पर आप देखते हो कमल क्या है? कमल विशेष्य है और इसकी विशेषता नीला शब्द बता रहा है। यदि ये कमल क्या है? विशेष है, विशेष है। विशेष उसे कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाए, और विशेषता क्या बताई जाएगी? वो नीला, नील कमल। तो ये विशेषण हो गया। तो विशेषण और विशेषण और विशेष का संबंध हो गया। दूसरी तरफ हम और भी बात करें कि विशेष और विशेषण का संबंध हो सकता है। जैसे मैंने एक शब्द हम ले लेते हैं नरोत्तम। अब इसमें देखोगे नर, उत्तम शब्द विशेषता बता रहा है किसकी? नर की। अब यहां पर आपको देखो इससे ठीक उल्टा मिल रहा है। यहां पर क्या हो रहा है कि नर की विशेषता है कि वो उत्तम है, नरोत्तम, नरों में उत्तम। तो यहां पर आप देख पा रहे हो विशेषण पहले आ गया, विशेष से पहले आ गया। जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो पहले आ गया, और विशेषण जो उसकी विशेषता बता रही है वो बाद में आ रहा है। जैसे उत्तम, नील कमल, या कमल की विशेषता जा रही है तो कमल बाद में आया है, और जो विशेषता बताने वाला शब्द है विशेषण पहले आ गया है। यहां पर बात देखेंगे तो यहां पर विशेष से पहले आया है, यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो शब्द पहले आया है, और जो विशेषता बताने वाला शब्द है वो बाद में आया है। तो इस तरह से भी आपको कर्मधारय समास में मिलेगा देखने को। या ऐसा हो सकता है कि विशेषण प्लस विशेषण, दोनों विशेषण और विशेषण का संगम भी आपको देखने को मिले। जैसे मैंने एक शब्द बात की थी, हमने बात की थी खट्टा मीठा। खट्टा मीठा। अब यहाँ दोनों शब्द विशेषता, खट्टा शब्द क्या है? विशेषता बता रहा है किसी चीज की, खट्टा है, और मीठा शब्द की विशेषता बता रहा है। तो दोनों ही शब्द विशेषण है, ये भी विशेषण है और ये भी विशेषण है, लेकिन दोनों विशेषण शब्दों का योग हो गया है खट्टा मीठा। तो यहाँ पर
कर्मधारय समास हो जाएगा। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो कि भाई इसमें और शब्द ना छिपा हो, खट्टा और मीठा ऐसे कह सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ ध्यान देना होगा, जब हम द्वंद्व समास पर आ रहे थे तो द्वंद्व समास में मैंने बात की थी कि द्वंद्व समास में आपको ध्यान देना होगा कि दोनों शब्द जो है वो क्या होने चाहिए, वो दोनों संज्ञा शब्द होने चाहिए। यहाँ पर दोनों शब्द विशेषण शब्द है, तो जब विशेषण शब्द हो और उनके बीच में और शब्द का भी लोप हो रहा हो चाहे, लेकिन वो फिर कर्मधारय समास की श्रेणी में आ जाएगा। तो खट्टा मीठा इसलिए किस श्रेणी में आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा कर्मधारय की श्रेणी में, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको इन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे ही शीतोष्ण एक शब्द है, शीत उष्ण दोनों ही विशेषण बता रहे हैं, दोनों ही, जैसे ये खट्टा मीठा है, ऐसे शीतोष्ण में भी शीत और उष्ण दोनों शब्द विशेषता बता रहे हैं। अगर आपको पता नहीं होगा, अब आप यहां पर समझ पा रहे हो कि शीत और उष्ण दोनों ही विशेषता बताने वाले शब्द हैं, इसमें और शब्द आने के बाद भी ये क्या होगा, ये कर्मधारय श्रेणी में जाएगा। तो जब आप कर्मधारय समास को पढ़ोगे तो कर्मधारय समास में आपको तीन चीजों को फोकस करना होगा, विशेषण प्लस विशेष, विशेषण प्लस विशेष, यानी पहले विशेषण आ सकता है बाद में विशेष आए, जैसे नील कमल, स्वर्ण कमल। ठीक है, ऐसे और भी शब्द हो सकते हैं, राजार्षि, राजा का ऋषि, राजार्षि, ऐसे करके जो ऋषि राजा है, राजा की तरह है, मतलब इस तरह से हम इसको देखते हैं। महापुरुष, महापुरुष, महापुरुष देखो, अब महा विशेषता बता रहा है पुरुष की, तो ये बाद में आ जा, पहले आ जा रहा है। तो ऐसे शब्द बहुत से मिल जाएंगे आपको जहां पर विशेषण पहले हो और विशेष से बाद में हो, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पहले विशेष से आ जाए, जैसे लघुत्तम की हमने बात करी, ठीक है, या कोई और शब्द भी हो सकते हैं। अब विशेषण और विशेष की बात करी हमने, जैसे नील कमल, नीला, खट्टा, खट्टा मीठा, शीतोष्ण, तो इस तरह से। तो कर्मधारय समास में हमको ध्यान रखना है कि कर्मधारय समास में कम से कम एक तरफ विशेषण होना जरूरी है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों तरफ विशेषण हो, लेकिन कम से कम एक तरफ विशेषण पद का होना बहुत आवश्यक होता है। बस इस तरह का हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसमें। और कभी कभी आपको जब ध्यान में आते हैं तो दिक्कत हो जाती है, दो तरह के समासों में आपको देखने को दिक्कत भी मिल सकती है। वो समास जहां पर आपको दिक्कत होती है तो उसमें समझ लेना होगा आपको। तो जैसे आपको बहुब्री समास में और कर्मधारय समास में ध्यान देने को मिलेगा। जैसे मान लो नीलकंठ में बात करते हैं, एक शब्द आया नीलकंठ, नीलकंठ। अब यहां पर देखोगे कि नीला है कंठ जिसका, अब ये कर्मधारय समास, इसमें दो चीजें मिल रही हैं। एक तरफ तो ये कर्मधारय भी हो रहा है, कर्मधारय कैसे हो रहा है, नीला शब्द विशेषता बता रहा है किसकी, कंठ की, तो यहां पर कंठ की विशेषता नीला शब्द बता रहा है, अर्थात ये कर्मधारय समास हो गया। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ हम बात क्या करेंगे, दूसरी तरफ हम इसे बहुब्री की श्रेणी में भी रख सकते हैं। कैसे कि नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो जब हम बात करते हैं बहुब्री की, तो यहां पर आपको फोकस करना होगा कि जब ये विशेषता के रूप में लेगा तब तो नीलकंठ में कर्मधारय हो गया, लेकिन बहुब्री समास के रूप में क्योंकि यहाँ पर इसका तीसरा अर्थ निकल जा रहा है, वो कर्मधारय होने के बाद भी ये बहुब्री समास की श्रेणी में आ जा रहा है। जब ऐसी कंडीशन में हम देखेंगे कि जहां पर दोनों समास दिखाई दे हमें, कर्मधारय भी और बहुब्री भी, तो हमारा प्रमुख आंसर होगा बहुब्री समास। ऐसा क्यों होगा, देखो बहुब्री समास का कोई सा भी उदाहरण ले लो, उसमें हमेशा दो समास आपको देखने को मिलेंगे। आप आप ले लो चतुर्भुज ले लो, चारपाई ले लो, चारपाई ले लो। चारपाई में क्या है, चार है पैर जिसके, अर्थात खाट। अब चारपाई में आपको द्विगु समास का भी रूप देखने को मिल जा रहा है, और क्योंकि चारपाई का एक विशिष्ट अर्थ निकल रहा है खाट, तीसरा अर्थ के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, तो वहां पर वो बहुब्री समास भी हो जाएगा। तो ज्यादातर उदाहरणों में आप देखोगे जब बहुब्री समास को लोगे तो उसमें दो समास आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो और आपको दोनों समास के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं तो आप बहुब्री समास में जाओगे, इसको ध्यान रखना है पेपर में। हाँ, इतना रहता है कि अगर वहां बहुब्री समास का उदाहरण ना हो और कर्मधारय हो, तो क्योंकि कर्मधारय तो बन तो रहा ही है, तब आप वहां पर इसमें जा सकते हो। तो ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें आपको फोकस करना है। तो बस इस चीजों को, बस समास को आप शुरू से लेके
पहले वीडियो को और दूसरे वीडियो को आराम से देखोगे, समझोगे। कोई भी चीज़ की दिक्कत होगी, कहीं पर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप उसको कमेंट के माध्यम से पूछ लेंगे और हम इसको बताने की कोशिश करेंगे। तो आप थोड़ा सा जिन चीज़ों में समझ में आ रही है उसको कमेंट भी करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये उन लोगों तक भी वीडियो पहुंच पाए जो जिन लोगों को इसको ज़रूरत है। तो आप ऐसा करेंगे कि भाई कब ज़रूरत, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको समझने के लिए बहुत इसकी ज़रूरत हो सकती है, तो उनके तक पहुँचाने में इसकी मदद करें। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।